हेलो पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ। तो कल हमने की थी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको सारा माहौल बना दिया कंपनी लॉ पढ़ने के लिए। बेसिक कल हमने समझा सेक्शन कैसे पढ़ते हैं, सबसेक्शन कैसे पढ़ते हैं, क्लोज क्यों आएगा, सबसेक्शन क्यों आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मेरा नहीं ख्याल कि उसको इसमें रिवाइज कराने की फिर से ज़रूरत है। वैसे हम आज के बाद से जो भी क्लास करेंगे तो पिछली क्लास का रिवीजन पहले करेंगे। मगर कल जो किया वो तो वैसे ही बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन था। सिर्फ एक माहौल बनाने की चीज़ थी, इसलिए उसको रिवाइज करके अपन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। अब आज हम शुरू करेंगे कंपनी लॉ से। एक्चुअल में तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस है। लेकिन शुरू करने से पहले एक आध बात मैं तुमको बता दूं। अगर तुमको सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम जो है वो पास करना है तो तुमको 100% आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है उसको पढ़ना पड़ेगा। 100% आईसीएसआई, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है या रैंक लाना है। अब ऑलमोस्ट 880 पेजेस है। तो आप मेरे को बताइए क्या ये पॉसिबल है कि इस सब को आप रट्टा मार ले? ये 880 पेज रट्टा मार के याद करना मुमकिन है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। हम क्या करेंगे, आपको क्लास में ही इतना बेहतरीन नोट्स बनवा के देंगे कि वो कंपनी लोग को इतना इजी बना देगा कि ये आपको याद रहेगा टिल योर लास्ट ब्रेथ। इतना इजी क्लास में ही हम सारे नोट्स बना देंगे। पूरा जो मॉड्यूल में लिखा है उसको यहाँ पर हम कवर कर देंगे नोट्स बना के। मेरे राइटिंग थोड़े खराब है लेकिन आपको मेरे साथ साथ लिखना है और अपने राइटिंग को अच्छा रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 2 टुडे। मैं आपको खाली थोड़ा सा अपने नोट्स के दर्शन कराऊं कि कैसे होंगे अपने नोट्स। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 2। बाबू भैया क्या बोले? बोले पहले मेरे को ये समझा। अरे बाबू भैया तुम खुद तो सुबह से दोपहर तक पढ़े हो और मेरे को बोल रहे हो ये समझा वो समझा। पहले चैप्टर 2 पढ़ेंगे अपन। चैप्टर 1 बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा यार जल्दी से। यार क्या है यार। एक काम करते चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 से अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर बाबू भैया क्या बोले? बाबू भैया बोले खोपड़ी तोड़। बाबू भैया ज्यादा गर्म हो गए। एक काम करो चैप्टर 2 पे आ जाओ। चैप्टर 3 डायरेक्ट नहीं पढ़ना वरना बाबू भैया गर्म ज्यादा हो गए। ये किसने बनाया है ऐसे नोट्स यार? हैं? मैंने ही बना दिया। चलो फिर कोई बात नहीं। यार देखो थोड़ा देख लेना कुछ उल्टा सीधा मीम तो नहीं डाल दिया मैंने भाई, नहीं तो यूट्यूब पे वो लोचा पड़ जाएगा। चलो चैप्टर 2 से हम शुरू करेंगे। नोट्स के मैं आपको खाली दर्शन कराऊं, नोट्स से भी हमको कुछ पढ़ना नहीं है। पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे लेकिन आप देखो नोट्स देखो, मार्केट में ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे मीम्स वाले। जहाँ जहाँ जरूरत लगी है वहाँ कंसेप्ट को मैंने मीम के साथ रिलेट किया है। और कितने क्लासिक नोट्स बनाया आप वो देखो, आपको पढ़ के मजा आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारा काम नोट्स पे नहीं है, अभी हमारा काम कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट पे आ जाइए आप लोग। ये तो इतना सारा हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया 100% हमको आईसीएसआई के मॉड्यूल कवर करना पड़ेगा। नोट्स ऐसे बनवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 2। चैप्टर 2 नाम क्या है हमारे चैप्टर 2 का कंपनी लॉ का? लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, आपका जो अगर एक और सब्जेक्ट है एसबीआईएल, एसबीआईएल का भी जो चैप्टर 2 है उसका भी नाम क्या है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। और कंपनी लॉ का चैप्टर 2 और एसबीआईएल का चैप्टर 2 ये दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब आपने जब ये सब ये वाला चैप्टर पढ़ लिया यहाँ पर कंपनी लॉ का चैप्टर 2 तो ऑटोमेटिकली आपका एसबीआईएल का चैप्टर 2 फिनिश हो गया है। ये दोनों बिल्कुल सेम कंटेंट है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। अब चैप्टर 2, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। आप में से मुझे सब बताइए व्हाट इज
कंपनी। भर दीजिए कमेंट। CSEE में आप ये पढ़ के आए कि व्हाट इज कंपनी। जल्दी से, फटाफट बताइए जल्दी से मेरे को, व्हाट इज कंपनी। कमेंट पढ़ूंगा मैं आपके, जल्दी। व्हाट इज कंपनी। अब कोई भी आप जब टर्म पढ़ेंगे ना लॉ में, तो सारी टर्म के एक जनरल मीनिंग होता है और एक होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन वो है जो एक्ट में दिया हुआ है, जो हमको पढ़ना है, जो हमको एग्जाम में लिखना है। जनरल मीनिंग जो उसका लेमन मीनिंग क्या चल रहा है मार्केट में। हमारे लिए क्या जरूरी है, डेफिनेशन। हमको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे, डेफिनेशन के। जनरल मीनिंग के मिलेंगे नहीं। तो व्हाट इज कंपनी, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर जनरल मीनिंग पाएंगे। तो इसको दो हिस्से में बाइफरकेट कर दीजिए। आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। जनरल मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है, तो सेक्शन कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 20। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लोज 20। फिर से बताइए, सेक्शन 2 क्लोज 20। बार बार बोलेंगे तो सेक्शन याद हो जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज 20। तो क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 20, कंपनी का डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 बोलता है कंपनी मीन्स। अब यहाँ पर ये मीन्स आ गया है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता दूं। ये जो मीन्स है, अब लॉ में डेफिनेशंस दो टाइप की होती है। जो डेफिनेशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक इंक्लूसिव डेफिनेशन और दूसरी होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जिसको एक्सक्लूसिव डेफिनेशन भी बोलते हैं। अब ये इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन वो होती है जो ओपन एंडेड है, मतलब वो क्लोज एंडेड नहीं है। मतलब जो लिखा है वो तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल, तो ये खत्म हो गए। सिर्फ मेल एंड फीमेल ही इंक्लूड होते हैं जेंडर में, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा जेंडर इंक्लूड्स मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ वगैरह वगैरह और चीज। अब ये क्या इंक्लूड है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो लिखा है वो तो है और भी कुछ हो सकता है। तो जहां पर इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है वहां पर लॉ मेकर वर्ड यूज करता है इंक्लूड। मतलब जो लिखा है वो तो है ही, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। जब कोर्ट में केस गया और हमको समझ नहीं आया कि ये भी लग रहा है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है इसको भी इंक्लूड करो, तो भले ही वो लिखा हुआ नहीं था पर उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है तो वहां पे लॉ मेकर वर्ड यूज करता है मीन्स। मतलब जो लिखा है वही है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब क्या है, जो लॉ मेकर ने लिख दिया है वही है, बस उससे कम उससे ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश इसमें है नहीं। तो कंपनी की डेफिनेशन में क्या है, लॉ मेकर ने क्या वर्ड यूज किया है, मीन्स। मतलब जो लॉ मेकर ने लिख दिया है सेक्शन 2 क्लोज 20 में, बस वही है कंपनी। समझ में आया आपको। अब क्या कहता है लॉ मेकर, लॉ मेकर सेक्शन 2 क्लोज 20 में क्या बोलता है। लॉ मेकर बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या बात कर रहे हो सर। लॉ मेकर देखो क्या बोला लॉ मेकर, कंपनी मीन्स अ कंपनी। फूंक के बैठा है लॉ मेकर। बोले राम कहाँ पे रहता है, बोले शाम के बाजू में। तो शाम कहाँ रहता है, बोले राम के बाजू में। बोले राम कौन है, बोले शाम का भाई। तो शाम कौन है, बोले राम का भाई। मतलब ये देखो क्या कर रहा है लॉ मेकर। अब लॉ मेकर ने बोल दिया कंपनी मीन्स अ कंपनी। और ICSI वालों का तो फिर हिल गए वो ICSI वाले गए लॉ मेकर के पास, बोले भाई तुम तो क्या करोगे यार, हमारा जो मोटो है वो हिला दोगे तुम। बोले क्या है तुम्हारा मोटो, बोले 100 में से 95 बच्चे तो फेल होने चाहिए यार, तुम ऐसा आसान आसान बना दोगे तो हम फेल कैसे करेंगे। तो लॉ मेकर बोले कि ऐसी बात है, बोले हाँ यार। बोले एक काम करो, अभी देखो अभी तो रात हो गई और तुम देखो कि मैंने कितना सारा फूंक लिया है। तो एक काम करो, सुबह सुबह मस्त नहा धो के 10 बजे आओ, फिर तुमको मैं देता हूँ कंपनी की डेफिनेशन। तो ICSI बोले चलो ठीक है, सुबह आएंगे अपन। अब सुबह आए बैठे, लॉ मेकर बोला अरे आओ 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 बैठो सामने चलो। अब तुम्हारे को तुम सामने बैठ जाओ, मैं बनाता हूँ डेफिनेशन, तुमको बना के देता हूँ कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो अब सुबह आई, लॉ मेकर बोले कंपनी मीन्स कंपनी
अब आईसीआईसीआई वाला देखे रात में भी तो यही हो रहा था ना भाई, शांति रखो, अभी आगे बढ़ेंगे अपन। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। क्या बनाया लॉ मेकर ने? लॉ मेकर ने बोला कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सामने से आईसीआईसीआई वाला बोला अरे नहीं नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया यार। लॉ मेकर देख रहा है उसको, बोले भाई रुक, अभी कंप्लीट होना था डेफिनेशन यार, शांति से बैठ, जब डेफिनेशन कंप्लीट होगा मैं तेरे को सामने से बोलूंगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला लॉ मेकर ने सेक्शन 2 क्लॉज 20 में? कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सिर्फ 2013 के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होने लगी, तो कंपनीज एक्ट तो अपना 2013 में आया, उसके पहले क्या? तो उसके पहले भी जो कंपनी किसी और प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई है, उन सारी कंपनी को भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कंपनी जब 2013 आएगा तो अब वो कंपनी नहीं रही। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई है, उसको बोलेंगे कंपनी। अब थोड़ा सा लॉ मेकर बोला, अब मैं तेरे को बताता हूँ नॉलेज मेरा। अब लॉ मेकर बोल रहा है ये जो कंपनी है, यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल करा कि कंपनी मीन्स कंपनी, तो ये कंपनी का ये जो शब्द है कंपनी, इसका मतलब क्या है? हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मगर ये जो शब्द है कंपनी, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे बात आ जाती है जनरल मीनिंग की। तो जनरल मीनिंग क्या कहता है? जनरल मीनिंग कंपनी मीन्स, तो कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या उनसे ज्यादा लोगों का जो एक एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं जनरल मीनिंग में कंपनी, जनरल वर्ड्स में। दो या उससे ज्यादा लोग अगर है, इकट्ठा है, कुछ चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उसको बोलते हैं कंपनी। ये जनरल मीनिंग है। तो अब सवाल उठता है क्या कि क्या हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी है? आप बताइए मेरे को, क्या हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी है? आंसर इज नो। क्यों? अरे साफ तो लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं होगा, वही एओपी कंपनी होगा जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। सिर्फ उसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी माना जाएगा। समझे आप? कि ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में और प्रीवियस या तो फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में, बस उसी को कंपनी माना जाएगा। अब ये जो बोला कि कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013। तो अब एक और सवाल उठता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कैसे होना है? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सेक्शन को लिंक करवा रहा हूँ, सेक्शन 7। ये डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते हम 4-5 सेक्शन तो ऐसे लिंक कर देंगे। सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या बात करता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कैसे करना है। हाउ टू रजिस्टर्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू बिकम अ कंपनी। तो सबसे पहले क्या होता है कि पर्सन जो है वो एप्लीकेशन फाइल करता है। कहाँ पे? mca.government.in, ये वेबसाइट है। यहाँ पर वो एप्लीकेशन फाइल करता है इन फॉर्म नंबर INC 32, अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए ये एप्लीकेशन फाइल करता है इन फॉर्म नंबर INC 32, जिसको हम स्पाइस प्लस भी बोल देते हैं, समझ लो। और फिर बदले में MCA उसको क्या देता है? उसको देता है COI।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 11। ये वैसे आगे बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टच दे रहा हूँ एक लिंक करा के कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर है उसको कंपनी बोलेंगे, तो रजिस्टर कैसे होता है? तो सेक्शन 7 ये बात करता है कैसे रजिस्टर होगा भाई। तो एप्लीकेशन फाइल करेंगे हम INC 32 में, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा हमको MCA INC 11 में, तब हम रजिस्टर हो जाएंगे। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे। अब मेरा एक सवाल है, कंपनी तो बन गई, सवाल हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? बताइए जल्दी से, कितने पर्सन रिक्वायर्ड है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? जल्दी से फटाफट कमेंट में भर दीजिए, यूट्यूब में फटाफट, कितने पर्सन रिक्वायर्ड है? अब देखो यहाँ भी सेक्शन लिंक होगा, अभी हमने कौन सा सेक्शन एक लिंक करा, सेक्शन 7। अब यहाँ पर हम लिंक करेंगे सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है कि इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 पर्सन। Minimum 2 persons are required to incorporate a private company, and minimum 7 persons are required to incorporate a public company। क्या बोल, क्या है मिनिमम? मिनिमम 2 पर्सन प्राइवेट कंपनी के लिए, मिनिमम 7 पर्सन पब्लिक कंपनी के लिए। और क्या बोलता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 बोलता है कि दोज पर्सन, ये जो पर्सन है 2 और 7, जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी को, आर नोन एज, उनको क्या बोलेंगे हम? सब्सक्राइबर। सेक्शन 3 ने ये बात बोली, क्या बोली? कि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 7 पर्सन रिक्वायर्ड है। और जो ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे पर्सन, इनको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर। अब एक और सेक्शन हम लिंक करेंगे, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि जो सब्सक्राइबर है, एवरी सब्सक्राइबर, ईच सब्सक्राइबर शाल परचेज, सब्सक्राइब अगर सुटेबल वर्ड लिखना हो तो, एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ अ कंपनी। क्या बोला? कि हर सब्सक्राइबर को एटलीस्ट 1 शेयर तो कंपनी में परचेज करना ही है। ये सेक्शन 4 ने बोला। सेक्शन 3 ने क्या बोला? मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, और जो ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इन पर्सन को क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर। सेक्शन 4 ने क्या बोला कि ईच सब्सक्राइबर शुड बाय एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ अ कंपनी। अब एक और सेक्शन 2 क्लोज 55, ये क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लोज 55 क्या बोलता है कि द पर्सन who purchases the share of a company are known as members। अब देखो कैसा लिंक कराया है। अब ये क्यों मैंने आपको लिंक कराया, अब समझ लो आपको कोई सवाल पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने मेंबर चाहिए, आप क्या बोलोगे? 2। वो बोलेगा कहाँ लिखा है बता। तो आपको बताना पड़ेगा, सेक्शन 3 में लिखा है कि मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी इज 2। और उसमें ये भी लिखा है कि जो ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा उनको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर। सेक्शन 4 में क्या लिखा है? एवरी सब्सक्राइबर नीड टू परचेज एटलीस्ट 1 शेयर। और सेक्शन 2 क्लोज 55 में लिखा है द पर्सन हु परचेज दो शेयर्स आर कॉल्ड मेंबर, एंड देयरफॉर टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। समझे कैसा ये रिवर्स में लिंक हो रहा है? अभी देखो, अभी तो हम कंपनी लॉ की डेफिनेशन पे एक लाइन पे है, और आपको कितने सेक्शन मैंने करा दिए? सेक्शन 2 क्लोज 20 डेफिनेशन का, सेक्शन 7 की कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 2 क्लोज 55, इतने सारे सेक्शंस हमने अभी लिंक कर दिए, और अभी तो सिर्फ कंपनी लॉ का डेफिनेशन चल रहा है, जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ चल ही रहा है। समझ रहे हो आप? अब ये तो बात करी अपने ने सिर्फ ये वाली कि कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब ये एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ पर थोड़ी सी बात करते हैं भाई। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, इसका मतलब क्या है?
कौन से प्रीवियस कंपनी लॉ की ये बात कर रहा है? तो ये अपना आ गया कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले कौन सा था जरा सा बताइए तो? कंपनीज एक्ट 1956। उसके पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1882। उसके पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1850। तो ये जो सारे लॉज जो है, इनमें प्रीवियस कंपनी लॉज, इसमें अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको भी कंपनी मानकर चला जाएगा। ये है कंपनी लॉ की डेफिनेशन। आइए अब थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताइए, आप डेफिनेशन समझ गए? एक बार फिर से या तो रिवाइज कर लीजिए। क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 20? कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। जो मैंने आपको सेक्शन लिंक करवा के दिया है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 2 क्लोज 55। क्या बोलता है सेक्शन 3? मिनिमम कितने परसेंट चाहिए प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? 2। और पब्लिक कंपनी को मिनिमम 7। और जो ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है उनको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर। और सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? सारे सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर तो परचेस करना ही है। सेक्शन 2 क्लोज 55 क्या बोलता है? कि जो शेयर्स को परचेज करता है उनको क्या बोलेंगे? मेंबर्स। तो अल्टीमेटली कितने मेंबर रिक्वायर्ड है प्राइवेट कंपनी के लिए? 2 मेंबर। और मिनिमम पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मेरे को बताइए, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि रजिस्टर्ड है यूएसए में। अभी मैंने जब जितना आपको पढ़ाया उसके बेस पे मैं पूछ रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि इंडिया में इसका अभी कोई लेना देना है ही नहीं। इंडिया में कोई लेना देना इसका नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, रजिस्टर्ड है यूएसए में। आप मेरे को बताइए, क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर्ड इन यूएसए, क्या ये कंपनी है? जल्दी से मेरे को बताइए डेफिनेशन के हिसाब से। क्या ये कंपनी है? जल्दी डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 20, कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है? अभी अभी बताइए आप। इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, मैंने बोला आपको। नहीं है। क्या ये प्रीवियस कंपनी लॉ में कहीं रजिस्टर्ड है? नहीं है। तो क्या ये कंपनी है? नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है ये? बॉडी कॉर्पोरेट। नया सेक्शन, सेक्शन 2 क्लोज 11, बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन है। क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 11? दैट एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इतना सा ही नहीं है, लेकिन ये है। और भी है, उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। क्या बोलता है? एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या है? क्या है माइक्रोसॉफ्ट? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, आप मेरे को आप एक चीज और बताइए। दूसरा क्वेश्चन, हम रास्ते में देखते हैं दुकानों पे लिखा होता है कि, समझ लीजिए, अनुराधा ट्रेडिंग कंपनी। बाप रे, नाम ही बहुत डेंजर है ये तो। क्या है? अनुराधा ट्रेडिंग कंपनी। अब आप मेरे को बताइए, क्या ये कंपनी है? क्या आगे आगे कंपनी वर्ड लगाने से कोई कंपनी बन जाएगा? क्या ये कंपनी है? नहीं है। क्यों? डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो। ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये कंपनी नहीं है। क्या बोला? कंपनी नहीं है। समझ में आ रहा है बराबर कंपनी? ये कल मैं आपको जब रिवीजन कराना आऊंगा आपसे पूछूंगा, कमेंट में आपसे जवाब मांगूंगा फटाफट। तो घर से इसको पढ़कर भी आना है फिर। जो और मैं जो लिख रहा हूँ वो आपके लिए अनिवार्य है। सब कुछ लिखना मेरे से ज्यादा अच्छे राइटिंग में। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे, तो आपकी नोट्स बनती जाएगी। जहां नहीं लिखना है वहां मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा कि यहाँ पर नहीं लिखना है। वरना तो जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी, कौन सा सेक्शन है कंपनी का? सेक्शन 2 क्लोज 20। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कंपनी कितनी तरह की है अपने पास? तो है एक प्राइवेट कंपनी। सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन 2 क्लोज 68। और दूसरी कंपनी कौन सी है? आज थोड़े राइटिंग वैसे मेरे अच्छे निकल रहे हो यार। सॉरी,
ये तारीफ करते ही लोचा हो जाता है। पब्लिक कंपनी। ठीक है, कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन 2 क्लोज 71। दो कंपनी, कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन, सेक्शन 2 क्लोज 68। क्या सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लोज 68। तो क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 68? तो ये बोलता है प्राइवेट कंपनी मीन्स, देखो लॉ मेकर की देखो आप खाली तुम, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। बताओ, लॉ मेकर मतलब बाज नहीं आ रहा है। बोले हर चीज, बोले प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, बोले प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। मतलब आप समझिए, क्या होना पड़ेगा पहले? प्राइवेट और पब्लिक होने से पहले कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो। तो ये उसकी बात कर रहा है, सेक्शन 2 क्लोज 20 की, कि आपको वहां पे रजिस्टर होना पड़ेगा। तब जाके बात आएगी कि प्राइवेट के, पब्लिक के, लिस्टेड के, अनलिस्टेड के, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग वगैरह वगैरह। क्या बोल रहा है लॉ मेकर? प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी विच हैज इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे वो बात आएगी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई। देखा वो लेक्चर कितना अहम है? क्या लिखा है यहाँ पर? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये कहाँ पर प्रिस्क्राइब होगा? तो भाई रूल्स में। कौन बनाता है रूल्स? एमसीए। पावर कौन से सेक्शन में मिली है? फटाफट फटाफट, सेक्शन 469। ये आपको याद रहना चाहिए साहब, जो पिछली क्लास का था। कौन बनाता है? एमसीए। अब आप आइए, तो क्या प्रिस्क्राइब करके रखा है? अब अभी तक है ना, लॉ मेकर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है। नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टिल डेट। मतलब कितना भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है, 1 रुपया, आधा रुपया। लेकिन अब हमने तो क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, तो हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। अभी मैंने आपको लिंक करवाया था सेक्शन 3 सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या बोल रहा था आप समझो। सेक्शन 3 बोल रहा था कि प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो कितने मिनिमम पर्सन चाहिए प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए? 2%। वहीं पे सेक्शन 3 ने साथ में क्या बोल दिया कि ये जो पर्सन है इनको कम से कम कितने शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे? ये इनको क्या बोलेंगे? ये जो पर्सन जो इनकॉर्पोरेट, इनको बोलते हैं सब्सक्राइबर। ये सेक्शन 3 ने बात कर दी। तो फिर आया सेक्शन 4। सेक्शन 4 ने क्या बोला कि भाई ईच सब्सक्राइबर नीड्स टू परचेज एटलीस्ट 1 शेयर। अब मिनिमम मेंबर कितना होने चाहिए? 2, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और हर मेंबर को एटलीस्ट 1 शेयर तो परचेज करना पड़ेगा। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल भले ही प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 रुपीज तो हो ही गया है, आप समझ लो। 1 रुपए का तो 1 शेयर होगा, उससे कम तो होगा नहीं। एटलीस्ट, भले ही कुछ भी लॉ मेकर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, मगर हम अगर लॉजिक लगाए तो एटलीस्ट 2 रुपीज तो हो ही जाएगा। और इसी तरह हम पब्लिक कंपनी की बात कर लेंगे तो एटलीस्ट 7 रुपीज तो हो ही जाएगा। तो ये जब हम सेक्शन लिंक करते हैं तो हमको यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से होगा। वरना अभी तो अभी मेरे को भी क्या है, मैं पढ़ा दो इसमें भी प्रिस्क्राइब, नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब, चलो आगे बढ़ो। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम के लिए कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है। आपको ऐसा पढ़ना है कि जब आप मार्केट में निकलेंगे, इंटरव्यू देंगे या कहीं पे खड़े होंगे बड़े बड़े कंपनी लोग महारथी के पास, तो वो आपसे जब डिस्कशन करे तो आपके नॉलेज से वो चौंक जाने चाहिए कि यार इतना जबरदस्त नॉलेज इसको कैसे है। आपको इस तरीके का मैं तैयार कर दूंगा कि कंपनी लो जहां आप खड़े होंगे वहां आप ही महारथी होंगे उस मजमे में। इस तरीके का अपन कंपनी लो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्या बताया मैंने? क्या है प्राइवेट प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which has its minimum share capital, paid up share capital as may be prescribed। अब सर क्या डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गई है? अब लॉ मेकर सब चीज तो इतना आसान आसान नहीं बनाएगा ना भाई। एक चीज उसने बना दी तो दूसरे में तो फिर आपको थोड़ा सा रुला देगा ना वो। अब आपको रुलाएगा देखो। हाँ, अभी डेफिनेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जा पहले मैं ये भी निकाल दूं सब, ताकि डेफिनेशन एक ही लाइन में आपके साथ रहे। वो आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड
प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 क्लोज 5 है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये बाय रूल्स होते हैं कंपनी के। थोड़ा सा मैं आपको टच दे दूं यहाँ पे। बाय रूल्स मतलब जैसे आप घर में हैं तो आपके कुछ रूल्स है ना, आपके मम्मी और पापा ने बना के रखे हैं। रात में बाहर नहीं जाने का है, जाने का है तो 11 बजे तक आ जाने का है, संडे को इतने बजे तक ही बाहर रहने का है, मंडे टू फ्राइडे ये करना है, सैटरडे संडे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो ये सारे रूल्स है। तो वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनी कैसे चलेगी, तो सारे बाय रूल्स और सब डिसिप्लिन वगैरह जो लिखे होते हैं वो एओए में लिखे होते हैं। कंपनी कैसे चलने वाली है, कैसे मैनेज होने वाली है, ये सब कुछ लिखा होता है एओए में। तो क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज इट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसने उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहला, विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट। अब वर्ड देखना क्या लिखा है। रेस्ट्रिक्ट। क्या रेस्ट्रिक्ट? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। अब आप मेरे को बताइए वर्ड क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्ट। अब आप मेरे को बताइए, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है या नहीं है? जल्दी से। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है या फिर नहीं है? फटाफट जल्दी। वर्ड क्या लिखा है? ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्ट लिखा है या प्रोहिबिट लिखा है? रेस्ट्रिक्ट लिखा है या प्रोहिबिट लिखा है? तो रेस्ट्रिक्ट लिखा है मतलब ट्रांसफरेबल तो है। प्रोहिबिट लिखा होता तो ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है? यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन। और एक ही कंडीशन है, ज्यादा नहीं है। तो बहुत ज्यादा कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या है कंडीशन? कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? तो एक ही रेस्ट्रिक्शन लॉ मेकर ने लगाई हुई है। वो क्या लगाई हुई है? वो ये लगाई हुई है, 2 मिनट, दैट एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी शाल फर्स्ट सेल हिज शेयर टू अनदर शेयर होल्डर। क्या है रेस्ट्रिक्शन? कि अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को अपना शेयर्स अगर ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले उसको जो दूसरे प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स है उनको ऑफर देना पड़ेगा कि भाई मेरा शेयर आप खरीद लो। हाँ, अगर वो खरीदने से इनकार कर देते हैं, तो फिर आप किसी को भी ट्रांसफर करो। फिर ये ट्रांसफरेबल हो जाएगा, वो रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये जो पहली कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर, तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? वो ये है कि एग्जिस्टिंग जो दूसरे शेयर होल्डर्स है, पहले आपको उनको शेयर के लिए ऑफर देना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्री एम्प्टिव राइट। यानी जो अदर शेयर होल्डर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनी थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके 3 शेयर होल्डर थे, ए, बी एंड सी। अब ए को अपने शेयर्स को सेल करना है, तो सबसे पहले उसको किसको पूछना पड़ेगा? बी एंड सी को। तो ये जो बी एंड सी है, इनके पास क्या है? प्री एम्प्टिव राइट, प्रायोरिटी राइट बोलते हैं कि सबसे पहले आपको इन्हीं को देना पड़ेगा। ये अगर मना करते हैं, तो फिर आप बाहर जाइए, वरना ये खरीद लेंगे। बस ये एक एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है। अगर ये शेयर होल्डर मना कर देते खरीदने का, तो फिर आप बाहर बेच सकते हैं शेयर। क्या है सबसे पहला? विच बाइज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। आप अच्छे राइटिंग में लिखना हो। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, आ जाइए। लिमिट। पहले में क्या वर्ड यूज हुआ था? रेस्ट्रिक्ट। यहाँ क्या वर्ड यूज हो रहा है? लिमिट। क्या लिमिट? लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। क्या लिखा है यहाँ पे? दो चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये क्या लिखा है? मेंबर्स। और क्या लिखा है यहाँ पे? लिमिट। तो आप मेरे को बताइए, क्या डिबेंचर होल्डर्स 200 से ज्यादा हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? जल्दी। ये मैक्सिमम मेंबर तो बता दिए कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। तो क्या डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं 200 से ज्यादा? जल्दी फटाफट। क्या प्राइवेट कंपनी में
200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स भी नहीं होने चाहिए, या डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं 200 से ज्यादा? हो सकते हैं ना भाई। कंपनी लॉ लॉ मेकर ने क्या उस पे लिमिट लगाई है? मेंबर्स पे लिमिट। भाई 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स तो जितने चाहे हो सकते हैं, 205, 200, 500, 5000, जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हो आपके, उस पे लॉ मेकर ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है। कितने? एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। यहाँ बीच में एक प्रोवाइडेड डेट अभी आएगा, लेकिन उसको मैं आखिर में पढ़ाऊंगा। जब ये लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, तो प्रोविजन भी है छोटा सा, उसको आगे मैं पढ़ाता हूँ प्रोविजन को। अभी आप समझिए क्या बोला है। सेकंड पॉइंट में, सेकंड कंडीशन में लॉ मेकर ने, इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, यानी मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के कितने होने चाहिए? 200, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। किस चीज को ये एक्सक्लूड कर रहा है? फर्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। किनको ये एक्सक्लूड कर रहा है भाई? जल्दी। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब कि प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जो ऐसे है जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है और साथ में वो मेंबर भी है, तो ऐसे मेंबर को 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब आप ये लिमिट को कंसीडर करोगे, जब आप ये लिमिट को कंसीडर करोगे, तो उसमें जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है कंपनी के, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझ लीजिए कि कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके टोटल मेंबर है 215, लेकिन उसमें से जो 65 है वो एम्प्लॉय है कंपनी के, और बाकी जो मेंबर्स है अदर, वो कितने हैं? 150। अब आप मेरे को बताइए कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। कंपनी ने लोगो कॉन्ट्रावेंट कराया है, या वो लोगो कंप्लाई कर रही है? कंप्लाई कर रही है ना। मैक्सिमम मेंबर तो कितने हैं? 200, और यहाँ तो कितने हैं? 150। क्यों? क्योंकि ये 65 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, लो ने ही एक्सक्लूड करके रखा है कि जब आप 200 मेंबर की जो लिमिट को कंसीडर करोगे, तो उसमें आपको जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय है उनको कंसीडर नहीं करना है, लो ने ही मना करा है। और क्या चीज एक्सक्लूड करने का बोला है लो ने? सेकेंड, द फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, द फॉर्मर एम्प्लॉयज of the company who were also the members of the company, members of the company, क्या बोलता है? The former employees of the company who were employees of the company who were also the member of the company and continued to be employee of the company। यानी किसकी बात कर रहा है? मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, पास्ट एम्प्लॉइज। कंपनी के ऐसे पास्ट एम्प्लॉइज के जब वो एम्प्लॉय थे, तब कंपनी ने उनको शेयर अलॉट किए थे, तब वो मेंबर भी थे। अब वो कंपनी तो छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अभी भी मेंबर है। ऐसे एम्प्लॉय यानी पास्ट एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही मेंबर थे, और अब एम्प्लॉयमेंट में नहीं है लेकिन मेंबर है, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया है लॉ मेकर ने। मतलब इसका एग्जांपल दूं, मैं समझ लो, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ भी मैंने प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, हाँ। अब समझ लो कि इसके 225 मेंबर, ठीक है। 225 मेंबर है, जिसमें से जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो 15 है, जो 15 है वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है। 30 जो है वो पास्ट एम्प्लॉयज है, और बचे हुए 180, ये कौन है? नॉर्मल मेंबर्स। आप मेरे को बताइए, लो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स हो रहा है। 225 थोड़ी हुए, 180 मेंबर ही है अभी, मतलब 200 के अंदर है हम। ये पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय को तो लॉ मेकर ने ही एक्सक्लूड कर दिया है, समझ रहे? तो दूसरी कंडीशन क्या लगा दी इसने? पहली क्या करा था? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, एओए में। दूसरी क्या लगा दी? लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। सिर्फ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर कितने भी हो सकते हैं। और उसमें क्या एक्सक्लूड कर दिया वो लिमिट काउंट करने के टाइम पे? प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड पास्ट एम्प्लॉइज।
इन लोगों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, कंपनी लॉ मेकर ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्यों भाई, क्यों एम्प्लॉय को कंसीडर नहीं करना है? तो भाई एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने के लिए, एम्प्लॉय को जब मोटिवेशन देना होता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उसको ESOP स्कीम के अंदर शेयर इशू कर देती है। तो जब वो उनको मोटिवेशन देना कि काम ज़्यादा करे और ईमानदारी से करे, हमा कंपनी को स्विच ना करे, तो कंपनी क्या करती है? उनको शेयर इश्यू कर देती है। अब बार-बार अगर हम लिमिट लगा देंगे, तो इससे क्या करेगी कंपनी? शेयर इश्यू करना बंद कर देगी उनको। क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो ज़्यादा सही जगह पे शेयर को इश्यू करना है। फिर वो एम्प्लॉयी को क्यों करेंगे? लेकिन लॉ मेकर ने इस बात को समझा कि भाई एम्प्लॉयी जो है वो कंपनी का हिस्सा है और कंपनी मोटिवेट करने के लिए उसको शेयर दे, इसलिए उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया, ताकि कंपनी को भी अब दिक्कत ना आए। समझ रहे हो आप? लॉ मेकर भले उस रात को फूँकते बैठा था, बाकी होशियार आदमी है भाई, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा पानी पी लो यार। वो सेट था उस रात को। समझ रहे हो आप? अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। मतलब तीसरी कौन-सी? मेन वाली। पहला क्या था? रेस्ट्रिक्ट, दूसरा लिमिट। लिमिट के अंदर 2 एक्सक्लूडिंग थे। अब थर्ड, एओए में तीसरी कंडीशन क्या है? प्रोहिबिट। क्या है? प्रोहिबिट। किस चीज़ को प्रोहिबिट करने का बोल दिया है कंपनी लॉ मेकर ने? प्रोहिबिट, जल्दी फटाफट अगर आपको याद आ रहा है तो। एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अब देखो यहाँ पे बहुत भारी वर्ड इस्तेमाल हो गया है। क्या वर्ड इस्तेमाल हो गया? हाईलाइट करके बताऊँ आपको मैं। सिक्योरिटीज, शेयर इस्तेमाल हुआ है। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? सिक्योरिटीज में शेयर भी इंक्लूड हो जाएगा, डिबेंचर भी इंक्लूड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्या प्रोहिबिट कर दिया लॉ मेकर ने प्राइवेट कंपनी के लिए? कि किसी भी प्रकार का पब्लिक को आप इनविटेशन नहीं दोगे किसी भी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए, चाहे शेयर हो या डिबेंचर। अब आइए इसका एक थोड़ा सा अच्छा सा एनालिसिस करते हैं। आप मेरे को बताइए, कंपनी जो है वो शेयर किस प्रकार से इशू कर सकती है? शेयर को कैसे इशू कर सकती है? तो दो तरह से, पब्लिक इशू, आइदर बाय ब्रिंगिंग पब्लिक इशू और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका है मेरे ख्याल में सेक्शन 59 और इसका है सेक्शन 42। समझ रहे हो आप? 2 मिनट हो, क्या मेरे को यहाँ मैसेज चेक करते रहना पड़ता है। बराबर। सेक्शन, ये मेरे ख्याल में 29 है। ठीक है, सेक्शन 29, सेक्शन 42। तो कैसे इशू कर सकती है? दो तरह से, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू कब कहलाएगा वो? कंपनी ने अगर जो शेयर इशू किया है वो पब्लिक इशू कब कहलाएगा? तो जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज इशू कर देगी। कितने लोगों को? एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी इशू कर देगी, तो उसको माना जाएगा कि पब्लिक इशू किया है कंपनी ने। क्या बोला मैंने? एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 200 से ज्यादा लोगों को, 200 से ज्यादा पर्सन को सिक्योरिटी इशू कर देगी, तो उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक इशू। और वहीं अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अप टू 200 लोगों को सिक्योरिटी इशू करती है, तो उसको क्या माना जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या माना जाएगा उसको?
प्राइवेट प्लेसमेंट यानी 200 से ज्यादा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने शेयर इशू कर दिया 200 से ज्यादा लोगों को, तो उसको पब्लिक इशू मान के चलेंगे। और वहीं पे अगर 200 लोगों तक को इसने इशू करा तो क्या मान के चलेंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट है। अब आप मेरे को बताइए पहला सवाल, कैन प्राइवेट कंपनी इन वन फाइनेंशियल ईयर, ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात करिए, कैन इन वन फाइनेंशियल ईयर कैन अ प्राइवेट कंपनी इशू शेयर्स टू मोर देन 200%? आंसर इज नो। कैन इन वन फाइनेंशियल ईयर कैन इट इशू डिबेंचर टू मोर देन 200%? जल्दी से बताइए, जल्दी मेरे को इसका आंसर फटाफट। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? अबे गधो ना आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी इशू कर दिया है तो पब्लिक इशू मान के चला जाएगा। शेयर का इस्तेमाल हुआ है वर्ड या सिक्योरिटी? तो प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक इशू ला सकती है? मना तो कर रहा है थर्ड कंडीशन ने, प्रोहिबिट कर दिया। तो क्या प्राइवेट कंपनी एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू कर सकती है क्या? नहीं। क्या 200 से ज्यादा लोगों को शेयर इशू कर सकती है क्या? नहीं। दूसरा सवाल, कैन प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 समझ लीजिए आप। कौन सा है ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2026। क्या ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में 200 लोगों को शेयर इशू कर सकती है क्या? 200 से ज्यादा नहीं मिला हूं मैंने। क्या बोला? 200 लोगों को शेयर इशू कर सकती है क्या? तो 200 लोग तो अलाउड ही है ना। मैक्सिमम मेंबर भी 200 अलाउड है। और थर्ड कंडीशन ने भी क्या बोला है कि 200 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो पब्लिक इशू होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट से 200 तक है। तो क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को शेयर इशू कर सकती है प्राइवेट कंपनी? ऑफ कोर्स यस। अब वही प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2027 अलग फाइनेंशियल ईयर आ गया, क्या वो फिर से 200 लोगों को शेयर इशू कर सकती है क्या? जल्दी। क्या वो अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से 200 लोगों को शेयर इशू कर सकती है? रॉन्ग। क्यों? यहाँ पे कंडीशन 3 ने तो भले ही ये बोला है कि 1 साल के अंदर अगर आप 200 तक को करोगे तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। लेकिन जो कंडीशन 2 थी, उसने क्या बोला था भाई? उसने लिमिट लगा दी थी मैक्सिमम मेंबर्स पे। कितने लिमिट लगा दी थी? 200। तो आपने पिछले साल जब 2026 में 200 लोगों को शेयर इशू कर दिए तो आपके मेंबर 200 हो गए। अब अगले साल आप वापस से 200 लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकते। 20 लोगों को नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? आओ थर्ड, कैन प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 फिर से, क्या ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में 200 लोगों को डिबेंचर इशू कर सकती है? जल्दी बताइए। क्या डिबेंचर इशू कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को? यस, अलाउड है वो तो। 200 से ज्यादा होगा तो पब्लिक इशू है, उसको प्रोहिबिट किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट 200 तक है, अलाउड है। क्या ये फिर से फाइनेंशियल ईयर 2027 में क्या ये फिर से 200 लोगों को डिबेंचर इशू कर सकती है क्या? जल्दी, फटाफट। क्या ये 200 लोगों को अगले साल फिर से डिबेंचर इशू कर सकती है क्या? बिल्कुल। एक फाइनेंशियल ईयर में तो 200 ही है ना। और नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स पे तो कोई लिमिट ही का है। कंडीशन 2 ने क्या किया था? नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिट किया था 200। और कंडीशन 3 ने क्या किया भाई कि प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, यानी कि एक साल में आप 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। हर एक साल 200 200 तो कर सकते हैं हम डिबेंचर होल्डर्स को। तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में क्या 200 लोगों को कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या 2028 में फिर से 200 लोगों को हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक साल में हम 200 तक कर सकते हैं। और डिबेंचर होल्डर्स पे तो कोई लिमिट है ही नहीं। आप जितने भी डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर लो। ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई? थर्ड कंडीशन। ये हमारी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अभी जो है वो काफी हद तक, पूरी तो नहीं बोलूंगा मैं, काफी हद तक पूरी हो गई है। अब आप लोगों से मैं थोड़े से कुछ सवाल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि डीप एनालिसिस हो जाए। क्वेश्चन वन समझिए, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड।
टोटल मेंबर्स के कितने हैं? ऑलरेडी ऑलरेडी टोटल मेंबर कितने हैं? 170 कितने हैं? 170। नाउ कंपनी wants to issue share to 50%। इज इट अलाउड? जल्दी मेरे को फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। अब कंपनी 170 तो पहले से उसके मेंबर थे, अब वो 50% को और शेयर इशू करना चाहती है, क्या ये अलाउड है? नहीं भाई, नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 200। 200 पे तो लिमिट है, तो क्या वो 50% को कर पाएगी? उससे 220 हो जाएंगे, तो ये लो कॉन्ट्रावेंट हो जाएगा, इट इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू पे आ जाइए। एक और फिर से, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वापिस से कितने एग्जिस्टिंग मेंबर, अभी टोटल कितने हैं इसके टोटल मेंबर? 170, ठीक है। नाउ मेंबर मत लीजिए, एक काम करिए, डिबेंचर होल्डर रखिए, फिर नहीं तो सेम एग्जांपल हो जाएगा। एक एग्जांपल में आप समझ गए। टोटल डिबेंचर होल्डर करंटली कितने हैं? 170। नाउ इफ कंपनी वांट्स टू इशू डिबेंचर्स टू 50% इन फाइनेंशियल ईयर, क्या इज इट अलाउड? बताइए जल्दी मेरे को, इज इट अलाउड? यस, डिबेंचर होल्डर तो 200 से ज्यादा हो सकते हैं ना, एक साल में 200 से कम करना है, तो ये तो 50 ही कर रहा है एक साल में, तो अलाउड है। अब मैंने आपका एक है ना, जो डेफिनेशन था यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कहाँ पर, ये जब हम डेफिनेशन लिख रहे थे, तो ये जो हमने शुरू किया कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, और दूसरा ये लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। किसने लिमिट लगाई थी? नंबर ऑफ मेंबर में, कंडीशन नंबर 2 में। तो वहां पे लॉ मेकर ने एक प्रोविजन ऐड करा है यहाँ पर, मैं नीचे लिखता हूँ, आप इसके बाद लिख लेना, अगर आपको समझना है तो। बेयर एक्ट में क्या है, इसके बाद लिखी हुई है। क्या लगाया प्रोविजन कि भाई, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या कह रहा है, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200 प्रोवाइडेड दैट टू और मोर पर्सन होल्ड्स वन और मोर शेयर jointly shall be treated as सिंगल मेंबर। देखो ये बहुत जबरदस्त चीज लॉ मेकर ने लिख दी है। आपने देखा होगा कितनी बार है ना, जॉइंट नेम में शेयर परचेस करते हैं, हस्बैंड और वाइफ एक ही साथ शेयर को होल्ड कर लेते हैं, तो वो दो हो जाएंगे। तब लिमिट को जब काउंट करनी है हमको 200 मेंबर की, तो क्या उसको दो गिनना है या एक? लॉ मेकर ने आपको हमेशा आसानी रखी है, उसका जो फूका था वो सब उतर गया, तो उसको मालूम चला भाई मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो मेरे को इंसानों के लिए लॉ थोड़ा सा आसान तो रखना ही है। तो वो जो 200 की लिमिट है उसमें हम जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक ही गिनेंगे, दो नहीं गिनेंगे। क्या गिनेंगे? एक ही गिनेंगे। आइए फटाफट से इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा। कंपनी और प्राइवेट कंपनी, हमने 2 ही चीज़ पढ़ी। आपको डिटेल में मैंने समझा दिया। कंपनी में लॉ करने वाला क्या बोला? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनी से 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इसमें मैंने आपको लिंक करा दिया सेक्शन 7। क्या बोला सेक्शन 7 कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कैसे होना है। सेक्शन 3 क्या बोलता है? मिनिमम 2% चाहिए प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और मिनिमम 7% चाहिए पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और साथ में क्या बोलता है कि ये जो पर्सन्स है, इनको क्या बोला जाएगा? जो इनकॉर्पोरेट कर रहे कंपनी, सब्सक्राइबर। फिर सेक्शन 4 को मैंने लिंक कराया। सेक्शन 4 क्या बोलता है? तो ईच सब्सक्राइबर नीड्स टू परचेज एटलीस्ट 1 शेयर। तो फिर सेक्शन 2 क्लॉज 55 ने क्या बोला कि जो कंपनी के शेयर को परचेज करता है उसको क्या बोलते हैं? मेंबर। इस तरीके से हमने जाना कि मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है? फिर क्या माइक्रोसॉफ्ट एनी 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 एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, क्या वो कंपनी है? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। ये अभी आधा डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन आप समझ लिए कि जो भी कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, कंपनी नहीं बोलते हैं। ठीक है? फिर अब हम आ गए प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 क्लॉज 68। कौन? सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज इट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं, लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने लॉजिक लगाया कि मिनिमम क्या आएगा? एटलीस्ट 2 तो आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपको 2 लिखना है? नहीं, वो आपके लॉजिक के लिए है। एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है कि बस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड नथिंग हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड येट। फिर बाद में क्या बोलता है? व्हिच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 3 कंडीशन लगा दी। जो ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसी को कंपनी माना जाएगा। 3 कंडीशन। अब ये 3 कंडीशंस के बीच में एंड है या और है आप समझो। यहाँ पे एंड है। मतलब तीनों के 3 कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए तभी आप प्राइवेट कंपनी माने जाएँगे। 3 में से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं माने जाएँगे। क्या-क्या है 3 कंडीशन? फटाफट। रेस्ट्रिक्ट क्या? द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए शेयर को ट्रांसफर करने में। क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक ही है कि अगर उसको ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसको पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे को शेयर बेचने हैं, तू ले ले। अगर वो नहीं लेता तो फिर वो कहीं पे भी ट्रांसफर करे बस। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन दूसरी है नहीं। दूसरा क्या? लिमिट कर दिया। किसको? नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने पे लिमिट लगाया? 200। डिबेंचर होल्डर कितने भी हो सकते हैं? 5000 भी हो सकते हैं। कितने लिमिट लगा दी? 200। लेकिन कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। कौन से लोगों को एक्सक्लूड करा? प्रेजेंट एम्प्लॉयी, पास्ट एम्प्लॉयी। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन चाहिए भाई काम करने के लिए, इसलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया। तीसरा, क्या करा? प्रोहिबिट करा। किस चीज़ पे प्रोहिबिशन लगाया? पब्लिक इश्यू पे प्रोहिबिशन लगाया कि भाई आप किसी भी तरह का इन्विटेशन पब्लिक को नहीं देंगे अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। तो पब्लिक इश्यू का मतलब क्या है? कि अगर आप 1 साल में 200 से ज़्यादा लोगों को सिक्योरिटी इश्यू कर देते हो, तो पब्लिक इश्यू माना जाएगा। और अगर आप 1 साल में अप टू 200 लोगों को सिक्योरिटी इश्यू करते हो, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। समझ में आया? तो उसके मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए। तो ये आप जो आपने देखा कि हमने कितना ज़बरदस्त तरीके से लिंक कर करके कंपनी और प्राइवेट कंपनी को पढ़ा है और कितने सेक्शन लिंक कर दिया वो गिनो। हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज 20, साथ में लिंक करा सेक्शन 7, साथ में लिंक करा सेक्शन 3, फिर लिंक करा सेक्शन 4, फिर लिंक करा सेक्शन 2 क्लोज 55, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज 68, 6 सेक्शन, फिर हमने साथ में लिंक कर दिया सेक्शन 469 पावर वाला। कल हमने पढ़ा था सेक्शन 396, फिर हमने क्या पढ़ा सेक्शन 29 पब्लिक इशू, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी अभी पढ़ा तो नहीं है लेकिन आपको टच मिल गया। कितने सेक्शन हो गए बताओ? अभी तो पहली क्लास है हमारी। 1 2 3 4 5 6 9 10। 10 सेक्शंस को मैंने आपको याद करवा दिया है। और इसी तरह आगे भी हम ऐसा लिंक कर करके पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगी कंपनी लॉ पढ़ने में। तो आज पढ़ाने के लिए आपको मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर अभी पब्लिक कंपनी अगर शुरू कर दूंगा तो उसमें लगभग और 1 घंटा चला जाएगा। तो उसको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो हमारा पिछला लेक्चर था उसको। लेकिन यार आप लोग ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, उसको देख रहे हैं, अगर उसको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अंदर कमेंट को भर दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएँ, क्योंकि हमारी फ़ीस यही है, आपका सपोर्ट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब कल अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।